हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर। पूरा कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इसका प्रैक्टिस करें तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाने चाहिए। तो बहुत छोटा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। ड्यूअल नेचर यानी दोगलापन। किसका दोगलापन? मैटर का। मैटर मैटर यानी मास हो गया। मैटर का मतलब है मास। मैटर का क्या मतलब है? मास। रेडिएशन यानी सिंपल भाषा में अपन इसको बोलते हैं लाइट। किसका? लाइट का। तो इनका क्या दोगलापन है? लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। लाइट इज पार्टिकल एज वेल एज लाइट इज वेव। मैटर इज पार्टिकल, मैटर पार्टिकल भी है और मैटर वेव भी है। मैटर क्या है? वेव भी है। मैटर पार्टिकल भी है, मैटर वेव भी है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अपन? यहां पढ़ेंगे मास का वेव नेचर। मास का वेव नेचर जो किसने बताया? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम है, डी ब्रॉगली। डी ब्रोनी, डी ब्रॉगली। लाइट का क्या नेचर पढ़ना है अपने को? पता है लाइट वेव होता है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये अपने को पता है। इस चैप्टर में वो नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? लाइट का पार्टिकल नेचर, की लाइट एक पार्टिकल है। ये पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस चैप्टर में मेन हमें ये दो ही चीज पढ़नी है, एक डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने बताया। ये आइंस्टाइन ने बात बताई कि लाइट एक पार्टिकल है। दुनिया को लग रहा था लाइट एक वेव है, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल है, फिर कोई साइंटिस्ट आया उसने बताया नहीं लाइट वेव है, फिर कोई एक साइंटिस्ट आया मतलब आइंस्टाइन आया उसने बताया फिर लाइट एक पार्टिकल है। तो ये कंफ्यूजन चला रहा। न्यूटन ने बताया कि वेव है, आइंस्टाइन ने बताया पार्टिकल है, फिर लोगों ने माना कि लाइट दोनों है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आप दिमाग में रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? तो लाइट का पार्टिकल नेचर और मास का वेव नेचर हमें समझना है। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं क्या है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल है। अपन एक मेटल का प्लेट लेंगे जिसके ऊपर फोटोन मारेंगे। अब फोटोन क्या होता है पहले वो समझते। फोटोन इज अ पैकेट्स ऑफ लाइट। फोटोन इज अ पैकेट्स ऑफ लाइट। पैकेट्स ऑफ लाइट, ये लाइट के पैकेट है। समझ में आ रहा है? लाइट के पैकेट आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैकेट्स ऑफ लाइट। किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया ये। तो ई क्या है? एनर्जी है। किसकी? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी अपन कैसे लिखेंगे? एच सी बाय लैम्बडा। फोटोन की एनर्जी कैसे लिखेंगे? एच सी बाय लैम्बडा। एच क्या है? एक कांस्टेंट है। एच का वैल्यू आप बिल्कुल याद रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, समझ रहे? ये फोटोन की इसको भेजो अंदर। ये फोटोन की सॉरी एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन। सी ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्बडा वेवलेंथ है। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन। ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा। इधर ये जो एनर्जी है ये कौन से यूनिट में आएगी? इधर एनर्जी का यूनिट होगा जूल। एनर्जी किस में आएगा? जूल में। अगर बहुत सारे क्वेश्चन में अपन देखेंगे एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी होती है, तो अपन लिखेंगे 12400। लैम्बडा किस में रखेंगे? एंगस्ट्रॉम में। लैम्बडा रखेंगे एंगस्ट्रॉम में। इस टाइम पे जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बात बिल्कुल याद रखे, इधर एनर्जी जूल में, इधर एनर्जी किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको भी बॉक्स में डालते, काम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में क्या बात रखना है? इधर लैम्बडा किस में रखना है? मीटर में रखना है। दिस लैम्बडा इन मीटर, बराबर ना? सब ऐसा यूनिट में। लैम्बडा मीटर में, जूल पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद, एच का वैल्यू वगैरह रखने के बाद, उसका कन्वर्जन फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ एनर्जी किस में मिली? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें आप लैम्बडा रखेंगे एंगस्ट्रॉम में। कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, जूल्स और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ही एनर्जी का यूनिट है। जूल भी एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आप ई से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज ई? ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और अब ये नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में. अगर आपको रिवर्स कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल आप इसको डिवाइड करेंगे ई से. ये बेसिक बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ई से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कुछ बातें जो एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में पता होनी चाहिए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही ये पार्ट है. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, फिर आता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है. तो समझते चलना. ये ई हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन, भूलना नहीं है, ठीक है. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते हैं. लिख लेता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक बहुत सिंपल इफेक्ट है. अपन क्या कर रहे हैं? फोटोन मार रहे हैं किसके ऊपर? एक मेटल का प्लेट है उसके ऊपर, ठीक है. ये मान लो ये एक मेटल प्लेट है, बराबर. इसके ऊपर कौन आ रहे हैं? फोटॉन्स आ रहे हैं. इसको ऐसा एक ट्यूब में बंद किया हुआ है, बराबर. इधर दूसरा प्लेट है, समझना. यहां से हाई एनर्जी फोटोन आ रहे हैं. कौन आ रहा है? हाई एनर्जी फोटोन. ऐसे फोटोन जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है. ये इस प्लेट पे हिट करेंगे, ये इस प्लेट पे हिट करेंगे, ठीक है. ये एक प्लेट है, ठीक है. मेटालिक प्लेट लेना है. ये फोटोन है. ये कौन है? फोटोन. फोटोन हाई एनर्जी वाले फोटोन. कैसे फोटोन? हाई एनर्जी वाले. हाई एनर्जी का मतलब क्या होता है? आप देखो जिसका ई का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, ई इज हाई, हाई एनर्जी फोटोन. समझ में आ रहा है? वो अपन ने यहाँ फेंक के मारा. यहाँ से अभी क्या होता है? ये जैसे ही फोटोन इधर आया ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आता है. यहाँ से कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन. किस में से? इस प्लेट में से. तो आपने फोटोन मारा तो इलेक्ट्रॉन पक्का बाहर आएगा क्या? नहीं. इसका भी कुछ कंडीशन है. सिर्फ वही केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जो फोटोन का एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से. इसमें फाई क्या है? वर्क फंक्शन. फाई इज अ वर्क फंक्शन. अब ये क्या होता है समझो. फाई इज अ वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, कम से कम कितने एनर्जी की जरूरत है. तो मान लो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो आप जो फोटोन मार रहे हो, अगर उसकी एनर्जी 5 से कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. समझ रहे? तो जो फोटोन अपन मार रहे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? कम से कम वर्क फंक्शन से ज्यादा. समझ में आ रहा है? तो अपन यहाँ लिखेंगे इक्वल टू या तो ज्यादा हो, चल जाएगा अपना काम, ठीक है. समझना धीरे धीरे, और भी इसमें ट्विस्ट है, धीरे धीरे समझ जाएंगे. तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. इस केस में क्या होगा? पॉसिबिलिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टेक प्लेस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टेक प्लेस. में टेक प्लेस कंफर्म नहीं है, हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. दिस इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. मिनिमम energy required to eject electron from metal plate. ये जो प्लेट है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर लाने के लिए कम से कम आपको जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन. उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्क फंक्शन. तो बहुत लॉजिकल बात है. अपन ने यहाँ से फोटोन फेंक के मारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. तभी बाहर आएगा जब फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे. समझ गए? इधर पॉसिबिलिटी है, मैंने लिखा है मे टेक प्लेस. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मे टेक प्लेस. अब आप बोलेंगे सर अगर मान लो अपने को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, और अपन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मार रहे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना. उसमें में क्या श्योरिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है. समझ रहे ना? क्यों नहीं है ऐसा? समझो. अगर मान लो अपन ने जो इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो फोटोन जो फेंक के मारे उसकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहले दो केस है, समझ लेना भाई, फिर से आराम से बता रहा हूँ. अगर फोटोन की एनर्जी कम है रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, जो ये वाला केस है. अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.
ये केस में होगा ही नहीं। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए, आप 3 का फोटोन मार रहे हो, नहीं होगा। और 5 चाहिए, आप 10 का मार रहे हो, पॉसिबिलिटी है होगा। समझ में आ रहा है ना? श्योरिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी है समझते? क्योंकि मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन फेंक के मारा, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 5 चाहिए, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है ना, तब वो टकराएगा आपस में। उसके अंदर बहुत सारा रुकावट है मटेरियल के अंदर, जो उसको बाहर आने से रोक रहा है। जो उसके साथी के जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा मटेरियल है अंदर, मतलब जो एटम्स है, वो इस इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हो, उसको बाहर नहीं आने देना चाह रहे, तो इलेक्ट्रॉन उनसे झगड़ा करते करते बाहर आ रहा है। तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लूज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो मान लो अपने 10 का फोटोन फेंक के मारा, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 5 चाहिए, लेकिन वो जब अंदर टकरा रहा है दूसरे मटेरियल्स के साथ, उसमें ही वो 5 की एनर्जी लूज कर दे रहा है। तो 5 आपने फेंक के मारा था तो खत्म हो गई, अंदर ही उसको टकराने में ही मान लो 15 जूल की एनर्जी, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चली गई, तो फोटोन बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादातर सरफेस इलेक्ट्रॉन के साथ ही होता है, कि मटेरियल के अंदर बहुत डेप्थ में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। जैसे आप समझो ये मटेरियल है, यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने फोटोन को ऐसे फेंक के मारा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां टकराएगा और इधर आके रुक जाएगा। समझ में आ गया क्या? भले ही ना एनर्जी ज्यादा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने फोटोन फेंक के मारा, तो ये इधर उधर टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, इधर उधर टकराएगा, अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि बाहर आने के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। समझ में आ रहा है? वर्क फंक्शन क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए, तो ही फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है? तो मुद्दे पे आते हैं, तो सिंपल याद रखना, ये अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, अगर ये है तो नहीं आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, जैसे मान लो आप समझो इस बात को, तो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के मैक्स कितनी होगी? E-5। मतलब आपने 10 का फोटोन फेंक के मारा, 3 उसको बाहर आने में यूज हो गया, तो 7 की जो एनर्जी बची वो इसकी होगी। क्या हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी? क्या नहीं, हर इलेक्ट्रॉन के लॉसेस अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? हर इलेक्ट्रॉन के लॉसेस अलग अलग है, उसको बाहर आने के लिए अलग अलग एनर्जी का जरूरत है। अपन तो कम से कम कितना एनर्जी चाहिए उसका बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जो इलेक्ट्रॉन में लॉसेस सबसे कम है, जो आपस में सबसे कम टकरा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा स्पीड से बाहर आएंगे। तो उसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं? के मैक्स इज E-5। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन आप दिमाग में रखेंगे कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? इतनी। ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूँ। ये एक मेटल का प्लेट है, बराबर, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इधर भी बैठा हुआ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी है। अब आपने फोटोन फेंक के मारा, बराबर। इस मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन है लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही आपने फोटोन फेंक के मारा, लेट्स से आपने फोटोन फेंका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इसके लिए कोई लॉस नहीं है, ये सरफेस पे ही बैठा हुआ है, ये फट से बाहर आ जाएगा। ये फट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिया, 3 यूज किया, बाकी फट से बाहर आ गया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। आपने 10 का फोटोन मारा, यही फोटोन ऐसे आपने एक और फेंक के मारा इधर। अब ये बहुत नीचे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, इधर भी एनर्जी उतनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फोटोन बाहर आ रहा है ना, ये वाला जो फोटोन बाहर आ रहा है, ये बाहर ही नहीं आ पाया, क्योंकि इसको बाहर आने के लिए ही इसने इधर उधर टकराने में पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खत्म कर दी। इसके कोलिजन में कितना लॉस हो गया एनर्जी का? इसका कितना लॉस हो गया? लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया इन कोलिजन इज लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली, लेकिन वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था, बाकी के इलेक्ट्रॉन या जो भी एटम्स है वो उसको रोक रहा था, उसको बाहर नहीं आने दे रहे, तो उसकी एनर्जी उनसे टकराने में ही चली गई, वो बाहर ही नहीं आ पाया। तो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ क्या केस हुआ, ई ज्यादा है फाई से, फाई तो मिनिमम एनर्जी है ना, जो कम से कम एनर्जी चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये बाहर नहीं आया। समझ रहे ना आप? तो ई अगर ग्रेटर देन फाई है तो पॉसिबिलिटी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नॉट श्योर, बराबर ना? तो वो उसका एक एग्जांपल है। अब आओ दूसरा समस्या, एक और इलेक्ट्रॉन
मान लो अपन ने फोटोन फेंक के मारा इसको, वही सेम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, बराबर। अब ये जो फोटोन है ये बाहर आएगा, मान लो इसको बाहर आने में ये आपस में आजू बाजू वालों से झगड़ रहा है कि मेरे को जाने दो जाने दो जाने दो, तो बाहर आने में इसने कितनी एनर्जी लूज कर दी, लेट्स से इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर दी बाहर आने में। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, अब जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी 10 का फोटोन मारा था, 5 तो चली गई, लॉस हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे? तो एक और बात समझनी जैसी है, जो काइनेटिक एनर्जी भी है ना वो सबकी सेम नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, इसकी 7 है, इसकी कितनी है काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही कोई एक और इलेक्ट्रॉन है ये, बराबर ना, इधर भी आपने 10 का फोटोन मारा, ये बाहर आने में इसने 7 लॉस कर दिया, अब कितना बचा 3, तो ये 3 की एनर्जी से भागेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन की बाहर आने की, जो बाहर आने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अपन सिर्फ वो काइनेटिक एनर्जी बता पा रहे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, के ई मैक्स लिखा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई माइनस 5। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई माइनस 5। ई क्या है, ई क्या है एच सी बाई लैम्बड़ा या 12400 अपॉन लैम्बड़ा। फॉर्मूले दिमाग में रखने, कहानी भी दिमाग में रखनी। कहानी बहुत सिंपल है, एक मटेरियल है, इसका कुछ वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब इसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। वो सब इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी क्या, नहीं, सिर्फ सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे उनको शायद ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़े बाहर आने के लिए। तो अगर ई का वैल्यू ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाएगा, सरफेस वाले आ जाएंगे, जो अंदर बैठे वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। आप समझ रहे क्या? तो may take place, photo electric effect may take place if E is greater than 5। अगर भाई वर्क फंक्शन 5 है और आप 3 का इलेक्ट्रॉन फोटोन फेंक के मार रहे हो तो नहीं होगा, जो सेकंड वाला केस है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर 3 वर्क फंक्शन है और आप 10 का फोटोन फेंक के मार रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। समझ रहे? अब ये जो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस मटेरियल पे डिपेंड है। वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, इस मटेरियल पे और इस मटेरियल के टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है ना, बाकी किसी चीज पे नहीं डिपेंड है। अगर अपन ने सेम प्लेट रखा तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सेम प्लेट है, उस पर पहले आपने एक का एनर्जी का फोटोन मारा, बाद में आपने और ज्यादा एनर्जी का फोटोन मारा, तो इसका वर्क फंक्शन बताओ। तो प्लेट सेम है तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? मटेरियल चेंज होगा तो ही वर्क फंक्शन चेंज होता है, अदरवाइज वर्क फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये बेसिक बात है, आप दिमाग में रखेंगे। और एक और बात जो अपन ने की कि जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है क्या, नहीं, सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। हम सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जो है ई माइनस 5, बराबर ना, जिसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है कि आपने 10 का दिया, वर्क फंक्शन 3 था तो 7 की एनर्जी से वो भागा। बाकी तो सबका काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा ना, क्योंकि सबको अलग अलग एनर्जी का जरूरत है बाहर आने के लिए। तो अभी दिमाग में रखें कि ई मैक्स क्या है, ई माइनस 5। अब आते आगे, और ई क्या है, एच सी बाय लैम्बड़ा। ई इज वॉट, एच सी बाय लैम्बड़ा। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये कहानी अपन समझ गए। तो अपन ने फोटोन फेंक के मारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे, हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग है मतलब हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। अब अपन इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्या कॉन्सेप्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का? क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझो। पहले लिखता हूँ व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल भाई जो भी लेक्चर चलेगा खत्म होगा ना, तुमको पूरा ड्यूअल नेचर एकदम क्लियर हो चुका रहेगा क्या है। फटाफट बता रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा ये बड़ा बड़ा बात नहीं है, छोटा छोटा बात है, दिमाग में रखने का, सब समझ में आता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। समझना इसको, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल which stop fastest moving electron, fastest moving electron, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको रोक दे। समझना क्यों रोकना है, समझते इस बात।
अपन ने यहाँ से फोटोन मारा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग है। अभी अपन बात कर रहे हैं जो सबसे फास्ट चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी, तो मान ले ये सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बराबर। ये जो व्हाइट कलर में मैंने बनाया है ये सबसे फास्टेस्ट है मान लो। अब अपन इसको रोकना चाह रहे हैं, तो ये कैसे रुकेगा आप सोचो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, मैं ये जो प्लेट है ना इस पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करूँ, पर इस प्लेट को अपन क्या करते जाए, नेगेटिव बनाते जाए, धीरे धीरे नेगेटिव बढ़ाते जाना है, बराबर ना। अपन जैसे जैसे इधर नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को नजदीक आने में और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये प्लेट इसको रिपेल करेगा। इतना नेगेटिव कर देना है इस प्लेट को कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ ही ना पाए, ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न चले जाए। समझ में आ रहा है ना। मतलब मान लो इसको बोलते हैं अपन वीओ, कि इतना नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इधर ना आ पाए। मतलब आप समझो दोनों के बीच में लड़ाई चालू है, ये इधर नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब वो भी हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया अपन ने, जो सबसे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको ये प्लेट रोक दे रहा है। तो ये आ रहा है, इधर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया, उस टाइम पे ये रिटर्न चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो रिपेल तो कर ही रहा था, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, इसलिए ये आगे जा पा रहा था। फिर एक पॉइंट जाते 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 इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, तो एक पॉइंट पे स्पीड 0 होगा, फिर ये रिटर्न चले जाएगा। रिटर्न क्यों जाएगा? क्योंकि ये उसको रिपेल कर रहा है। अब ऐसा भी होगा कि अगर मान लो ये पोटेंशियल कम है तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, बराबर ना। तो ये कम से कम कितना नेगेटिव होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इधर तक नहीं पहुंच पाए? कौन सा? फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाना चाहिए। आप समझ रहे क्या? मान लो वीओ का वैल्यू है 40 वोल्ट, मान लो ये कितना है, 40 वोल्ट। यानी अगर अपन ने यहाँ 40 वोल्ट किया तो ये फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, तो बाकी भी नहीं आ पाएंगे। फास्टेस्ट ही नहीं आ पा रहे तो बाकी क्या आ पाएंगे, बराबर ना। इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम पोटेंशियल हो गया। अगर इसका वैल्यू 40 से ज्यादा रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। हाँ, अगर इसका वैल्यू 40 से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? अब मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वही लिखा अपन ने यहाँ, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच पोटेंशियल विच स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव पोटेंशियल जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रोक दे। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बराबर, वो कहाँ चले गया? ये जो प्लेट है ना, नेगेटिव प्लेट है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो ये जो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, उसके अगेंस्ट वर्क करने में चले गई ना एनर्जी। तो पोटेंशियल से वर्क कैसे मिल सकता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। दिस इज अ पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, V इज अ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर। W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज। तो अब अपने इस केस में अपन किसका बात कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो VO लिखेंगे, वर्क डन W, और चार्ज की जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? E। तो ये जो एनर्जी थी ना, E इंटू वी नॉट, जो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो कहाँ चली गई? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन करने में। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो वर्क डन हो रहा है ना, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके अगेंस्ट जा रहा है ना, तो प्लेट इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ऐसे समझ लो। तो ये कहाँ चली गई? E इंटू वी नॉट, आप ऐसे लिख सकते हो। के ई मैक्स किधर चले गया? पूरा का पूरा ये वर्क डन में चले गया। तो आप ये एक और रिलेशन है जो दिमाग में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। के ई मैक्स क्या होता है? E इंटू वी नॉट। दूसरा, आप के ई मैक्स बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, के ई मैक्स इज E माइनस फाइव, E माइनस फाइव। E क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा होता है। E क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा। अब फाइव क्या होता है समझते हैं, फाइव कैसे फाइंड करते हैं। दो कॉन्सेप्ट है, ये तो क्वेश्चंस आ गए। एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो पहले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बात करते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको लिखते हैं अपन लैम्बडा नॉट। ध्यान देना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए, तो मेरे को बताओ जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो ज्यादा होना चाहिए, या तो कम से कम इक्वल टू होना चाहिए वर्क फंक्शन के, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखते हैं? एच सी बाय लैम्बडा। इसको क्या लिखते हैं अपन? एच सी बाय लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बराबर। नाउ व्हाट इज वर्क फंक्शन, सॉरी व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? समझना, देखो एनर्जी तो होती है एच सी बाय लैम्बडा, एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्बडा। मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन जो वर्क फंक्शन के इक्वल है,
उस टाइम पे जो वेवलेंथ होगा उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी अगर मैं यहाँ लिखूं ई ग्रेटर देन है, अगर मैं कम से कम एनर्जी वाला फोटोन ले लूं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है, तो मैं इक्वल टू लिखूंगा। एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा चाहिए या तो इक्वल टू चाहिए, तो कम से कम इक्वल टू चाहिए। उस टाइम पे जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को अपन क्या बोलते हैं, लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो सिंपल दिमाग में रखना है, लैम्बडा नॉट क्या होता है, फाई अपॉन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एच सी अपॉन फाई। दिस इज व्हाट लैम्बडा नॉट। व्हाट इज लैम्बडा नॉट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी हो गया ना, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन में। मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी हो गया, यानी कम से कम एनर्जी वाला वो फोटोन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है। कम से कम एनर्जी मतलब ई किसके इक्वल हो गया, फाई के इक्वल हो गया, ई इक्वल टू फाई। कम से कम एनर्जी वाला फोटोन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सकता है, उसकी जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी हो गया। मैक्सिमम वेवलेंथ इज, दैट इज ई मिनिमम, ई मिनिमम। ये बात दिमाग में रखना है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है, ई मिनिमम है। सो मैक्सिमम वेवलेंथ at which photoelectric effect take place, electric effect is possible, मतलब कम, ज्यादा से ज्यादा ये वेवलेंथ होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या इससे कम होनी चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, पॉसिबल ओनली, ओनली व्हेन जो इंसिडेंट वेवलेंथ का, जो इंसिडेंट फोटोन का जो वेवलेंथ है वो कम हो या इक्वल टू हो लैम्बडा नॉट से। बराबर ना, फंडा एकदम क्लियर रखना है। मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ, आप ही मेरे को बताना, अगर मैं लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा नॉट, और दूसरा लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, और मैं बोल रहा हूँ कि लैम्बडा नॉट बड़ा है लैम्बडा से, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों में जो ये लैम्बडा नॉट है वो बड़ा है, तो इस एनर्जी को E1 बोल रहे, और या इसको E नॉट बोल दो और इसको E बोलो। तो मेरे को बताओ दोनों में से कौन सी एनर्जी बड़ी रहेगी, ऑब्वियसली E वाली एनर्जी, बराबर ना। तो E नॉट, E इज ग्रेटर देन E नॉट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी हो गया। तो आप सिंपल दिमाग में रखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है एच सी बाई फाई, और ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, बराबर ना। अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, वेवलेंथ इससे कम होगी यानी एनर्जी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये चार्जिंग है ना, हाँ भाई ये प्रॉब्लम होता है कभी। चलो ये हो गया एक पार्ट। अब वैसे ही अपने को समझना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन ने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बाद सब लिखवा दूंगा आपको। इसको बोलते हैं एफ नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एफ नॉट। ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज Emax at which photoelectric effect is possible, पॉसिबल। समझना आप क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हो सकता है आप मेरे को बताओ, जब E ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो फाई। कम से कम E का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम से कम E का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाई के इक्वल होना चाहिए। कम से कम E का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाई के इक्वल होना चाहिए। तो E को अपन लिख सकते हैं दो तरीके से, ये भी दिमाग में रखना। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, और आप बिल्कुल इसको H इंटू एफ भी लिख सकते हो। व्हाट इज एफ, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी विच इज C अपॉन लैम्बडा, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। समझना इसको, E इक्वल हो गया मतलब ये मिनिमम हो गई, कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं अपन एफ मिनिमम। एफ मिनिमम यानी इसको लिखेंगे एफ ओ, एफ ओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना, ओ मिनिमम आना चाहिए, मैक्सिमम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ मिनिमम
मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, माय बैड, यहाँ क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम एनर्जी, समझ रहे ना, क्योंकि देखो भाई लैम्बडा मैक्स होगा तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, समझ रहे ना, लैम्बडा मैक्स होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और एफ मिनिमम होगा तब भी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, समझ रहे, तो बेसिक दिमाग में रखना है। तो एफ नॉट इज फाई अपॉन एच, ये भी क्या है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर इसको समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर अपने को कराना है तो जो फोटोन आ रहा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए, तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, कम से कम, या इससे ज्यादा होगी तो भी हो पाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या था, ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा यानी एनर्जी कम हो गया ना फोटोन का, तो ज्यादा से ज्यादा इतना वेवलेंथ या इससे कम। तो जैसे यहाँ लिखा था लैम्बडा क्या होना चाहिए, P is possible only when lambda is smaller than lambda naught, और इधर क्या लिखेंगे, PEE is only possible, PEE photoelectric effect is only possible when F जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होना चाहिए F नॉट से, या एटलीस्ट इक्वल हो, समझ में आ रहा है ना, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा लैम्बडा नॉट चाहिए, उससे कम रहेगा तो बेहतर है, क्योंकि लैम्बडा बढ़ाने पे ई कम होता है, बराबर ना, तो लैम्बडा कम करोगे तो ई बढ़ेगा ना, जितना एनर्जी वाला फोटोन आएगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, समझ रहे ना, तो ये बात दिमाग में रखेंगे आप। ये हो गया लैम्बडा नॉट और एफ नॉट, ये लैम्बडा नॉट था और ये अपन ने लिखा एफ नॉट, लिखने का एक तरीका हो गया। अब आते और आगे बात करते हैं, तो अभी तक जो पढ़ा उसको थोड़ा समराइज करते हैं फॉर्मूले वाइज। ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, एच सी बाय लैम्बडा, और आप इसको लिख सकते हैं 12400 अपॉन लैम्बडा, इधर लैम्बडा आएगा एंगस्ट्रॉम में, इधर लैम्बडा आएगा मीटर में, ये एनर्जी है जूल में, और ये वाली एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बराबर, ये याद रखेंगे। ई का एक और फॉर्मूला होता है विच इज एच इंटू एफ, बराबर। फिर अपन ने देखा के ई मैक्स की मैक्सिमम एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ई माइनस फाइव। उसके बाद अपन ने देखा जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है विच इज एच सी अपॉन फाइव, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज h upon phi. So you can anyway, obviously you can write phi as hc by lambda naught or h into f naught. This is what way to write a work function, hc by lambda naught or h f naught. तो ये बेसिक बातें हम दिमाग में रखेंगे। ये सब था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, बराबर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, ध्यान देना, जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली का स्पेलिंग शायद मैं गलत लिख रहा हूँ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था समझना, डी ब्रोगली ने बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसके पास कुछ मास है m, अगर वो मोशन में है तो उसमें से वेव बाहर आएगा, उसमें से क्या बाहर आएगा, वेव बाहर आएगा। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई तुम बोल रहे हो तो आता होगा, तो बोला लो उस वेव का वेवलेंथ बताओ, तो उसने ये भी बता दिया कि वो जो वेवलेंथ होगा वो होगा h अपॉन पी। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और p क्या है, मोमेंटम। p इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। v इज अ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, m इज अ मास ऑफ पार्टिकल। तो ये किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब इसको प्रूव करने के लिए, मतलब इन्होंने तो बता दिया, हाइपोथेसिस का मतलब है इन्होंने बस बताया कि इनको ऐसे लग रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रूव नहीं किया। उस एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं डेविसन और जर्मन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई ये जो इंसान बात बता के गया कि जब पार्टिकल चलेगा तो उसमें से वेव बाहर आएगा, वो बात सच है। उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने पूरा सेटअप है वो अभी अपन नहीं पढ़ने वाले इसमें। इलेक्ट्रॉन फेंक के, इलेक्ट्रॉन आता है और वो एक प्लेट पे हिट होता है, निकल का क्रिस्टल होता है, उस पर हिट होता है और रिबाउंड होता है। रिबाउंड होने से बहुत सारी जगह दिखता है वो, समझ में आ रहा है। तो वो एक्सपेरिमेंट किया डेविसन एंड जर्मर। तो
तो डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस बताया कि मूविंग पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल चलेगा तो उसमें से वेव बाहर आएगा, उसको प्रूव किसने किया था? डेविसन और जर्मन ने, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अभी लैम्बडा क्या है? एच अपॉन पी। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पी क्या है? क्या है? पी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो एच का वैल्यू याद रखो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं करना है, जूल सेकेंड। अब ये जो मोमेंटम है ना, ये कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है, समझना। तो मैं पहले तो लिख दे रहा हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच, पी को आप क्या लिख सकते हैं? √2m ke। व्हाट इज के ई? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आप इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम स्क्वायर वी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। तो पी कैन बी रिटन एज √2m ke। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो अपन ने यहाँ लिखा, पी की जगह √2m ke। दूसरा, जैसे मान लो ये दो प्लेट है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, बराबर। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा वी। इस प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, वो अगर यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, बराबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर, इसके बीच में क्या सेट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। तो ये चार्ज के ऊपर वर्क डन कितना होगा? ये चार्ज अगर इधर से इधर जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? Q इंटू डेल्टा वी। बिल्कुल लिख सकते हैं वर्क डन को, समझ में आ रहा है। और ये वर्क डन कहाँ हो रहा है? ये जो वर्क डन कौन कर रहा है? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं चार्ज पे, जिससे क्या होगा? ये चार्ज की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये जो वर्क डन है वो बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? Q इंटू डेल्टा वी, या डेल्टा वी को अपन सिंपली लिखते हैं V। V इज व्हाट? V एंड डेल्टा V बोथ आर पोटेंशियल डिफरेंस। लिखने का तरीका है बस। V, ये क्या हो रहा है भाई? ये और ये दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगला बात अपन लिख सकते हैं के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो एच अपॉन √2m, के ई के जगह लिखेंगे क्यू वी लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा वी नहीं लिख रहा हूँ। डेल्टा वी लिखो या वी है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू के जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो जो मूविंग चार्ज है वो अगर इलेक्ट्रॉन है, समझना इस बात को, मूविंग चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एच √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी, बराबर। तो ये भूलना नहीं है इसको। अगर कोई चार्ज, ध्यान देना ये सब पॉइंट है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो वो सर्कल में घूमता है, और इस सर्कल का रेडियस होता है आर। आर कितना होता है? एम वी अपॉन क्यू बी आर। आर कितना होता है? एम वी अपॉन क्यू बी आर। तो यहां से आप एक और बात लिख सकते हैं, यू कैन राइट एम वी, you can write mv as qbr। what is mv? mv is momentum ना। तो आप एक और बात लिख सकते हैं h upon qbr। q is a charge, b is a magnetic field और r is a radius, क्योंकि जब भी चार्ज परपेंडिकुलर एंटर होता है तो सर्कल में घूमता है। तो ये सब तरीके वेवलेंथ निकालने के, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसमें आप स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए एक और फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वो होता है लैम्बडा इक्वल टू √150 अपॉन वी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, एच का वैल्यू भी फिक्स है। तो जब सब अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो कितना आता है? ये वैल्यू आता है। इसमें जो लैम्बडा है वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस,
v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी नहीं है, q इंटू वी ना, v पोटेंशियल डिफरेंस था लिखा है। तो ये आप पूरा फॉर्मूला याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो दो ही पार्ट है इस पूरे इसमें, एक ये हो गया जो मैंने आपको यहाँ लिखवाया, जो पीछे गया, ये सब कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। दूसरी डी ब्रोगली ने जो बातें बताई, तो क्वेश्चन किस पे आता है, इस लाइन पे आता है, इसमें से कुछ ना कुछ यूज होगा, तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट भूल गए मेरे ख्याल से लिखना, कि जो के ई मैक्स होता है, ई माइनस फाइव तो लिखते हैं, और ये ई इंटू वी नॉट भी होता है ना, यहाँ लिखा था ना, के ई मैक्स फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक देता है ना, ये रहा के ई मैक्स इज ई इंटू वी नॉट, के ई मैक्स इज ई इंटू वी नॉट, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। वो वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेता हूँ एक बार, बहुत बार ऐसे हुआ है मैं रिकॉर्ड करते जाता हूँ, पीछे समझ में आता है बंद हो गया। चलो ध्यान देना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 eV, यानी आपको क्या दिया है, के ई मैक्स दिया है, के ई मैक्स कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, बहुत सही सवाल है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये हो गया जूल। अब के ई मैक्स क्या होता है, अभी अभी लिखा ना अपन ने, ई इंटू वी नॉट, तो के ई मैक्स का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻⁹, ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वी नॉट, यहाँ से सीधा सीधा आ गया, वी नॉट कितना आ गया, 2 हो गया ना, ये और ये चले गए, तो वी नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट, वी नॉट कितना आएगा, 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट को टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझ आए। देखो एक और बात यहाँ समझने वाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट किया, तभी पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट आएगा, समझ रहे हो, तो जूल में कन्वर्ट किया, ई भी इतना ही होता है 1.6, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 2 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट। अब उस पे इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव सेम एनर्जी E, ओके, इलेक्ट्रॉन का मास m है और इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी क्या है, सेम है, हमें क्या बताना है, लैम्बडा E अपॉन लैम्बडा P, ठीक है भाई, ट्राई करते हैं, लैम्बडा E अपॉन लैम्बडा P, डी ब्रोगली ने क्या बताया लैम्बडा के बारे में, इट इज h अपॉन अंडर रूट 2m के ई, काइनेटिक एनर्जी को वो लोग ने क्या लिखा है, E लिखा है, तो अपन भी क्या लिखेंगे, E, काइनेटिक एनर्जी वो लोग ने E लिखा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, वैसे ही किसके लिए लिखेंगे, फोटोन के लिए भी लिखेंगे। अब फोटोन का एनर्जी आप क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्बडा होता है, तो फोटोन का लैम्बडा क्या होगा, एच सी अपॉन ई, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन ना, ये फोटोन की एनर्जी है, तो वेवलेंथ भी तो फोटोन की हुई, तो आप यहाँ लिखेंगे एच सी अपॉन ई, अब जो जो सेम है वो कट जाएगा, ध्यान देना, एच से एच चले गया, क्या बच रहा है इधर, ये ई ऊपर गया, सी नीचे रह गया, अंडर रूट 2m ई, यानी ई से रूट में जाएगा ना, तो बचेगा 1 अपॉन सी अंडर रूट ई बाई 2m, 1 अपॉन सी अंडर रूट ई बाई 2m, दिस इज लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी, लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी, 1 अपॉन सी, ऑप्शन सी दिख रहा है ना, 1 अपॉन सी अंडर रूट ई बाई 2m, तो ये ध्यान रखेंगे, ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन यहाँ से लिखा और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ डी ब्रोगली से लिखा, ये भी डी ब्रोगली ने बताया, कोई अलग नहीं, ठीक है, मतलब ये एनर्जी से लिखा ना अपन ने, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आइंस्टाइन ने बताया था, रिलेशन सेम है, आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो दोनों से लिखा अपन ने, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और ये रेशियो आ गया, ठीक है। अगले पे चलते हैं, इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेवलेंथ लैम्बडा है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, प्रोटॉन का मास कैपिटल M है, ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटल M, इसका वेवलेंथ बताना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, समझते इसको, तो वेवलेंथ लिखनी है सीधा सीधा, तो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, इधर लैम्बडा फोटोन है, प्रोटॉन है, सॉरी फोटोन नहीं प्रोटॉन, उधर फोटोन था,
पीछे वाले केस में क्या था, फोटोन था, है ना। और एक बात, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन इज अ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है। आप सोचे प्रोटॉन फोटोन सेम दिख रहा है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव तो फोटोन पे भी पॉजिटिव, नहीं, फोटोन इज अ न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये अभी तो प्रोटॉन है, इसके क्वेश्चन में क्या प्रोटॉन है, तो लैम्बडा ई का क्या फॉर्मूला है, लिखते एच अंडर रूट 2m के ई 2m, काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, ई इंटू वी ना, तो ई इंटू वी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, तो इधर भी लिखेंगे एच अंडर रूट 2, इसका मास क्या है, कैपिटल एम। प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, वैल्यू सेम होता है ई। इसका पोटेंशियल कितना है, 9 टाइम्स वी। आप इस ब्रैकेट पे ध्यान देना, ई सर ई इंटू वी था, इसका पोटेंशियल वी था, इसका पोटेंशियल 9 वी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, जबकि फोटॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ध्यान देना आपको। तो कटो जो जो कट रहा है, मेरे ख्याल से एच से एच चले गया, एच से एच चले गया, ये 2 से 2, ये मत काट देना, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, ई ई वी वी, भाई जो बच रहा है वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे रूट एम, और उधर दिख रहा है रूट कैपिटल एम और 9, तो ये हो गया 3 अंडर रूट कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। है क्या कोई ऑप्शन, हाँ, हमें किसके फोटोन की वेवलेंथ बतानी है ना, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन और इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा, तो एक लाइन लिखते हैं, लैम्बडा प्रोटॉन इज, ये उधर जाएगा, तो 3 टाइम्स लैम्बडा अंडर रूट कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। क्रॉस मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स कर पा रहे आप, ठीक है, हो गया लैम्बडा प्रोटॉन, लैम्बडा ई अपॉन, ये लैम्बडा ई लैम्बडा दिया है ना, वैल्यू रखा, लैम्बडा प्रोटॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, कौन सा ऑप्शन है, ओ भाई ये तो कोई नहीं दिख रहा, ओ ये गलती कर दिया, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ये उधर जा रहा है ना, ये लैम्बडा तो इधर ही है, ये 3 नीचे आएगा, लैम्बडा अपॉन 3 एम बाय एम, लैम्बडा अपॉन 3 एम बाय एम, लैम्बडा अपॉन 3 एम बाय एम, डी दिख रहा है अपने को, लैम्बडा अपॉन 3 कैपिटल एम ऊपर है, स्मॉल एम, ये उधर गया ना, स्मॉल एम ऊपर आएगा, कैपिटल एम नीचे आएगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं भाई कैसे होता है इसमें, ठीक है, फालतू में एरर कर रहे अपन, स्पेस नहीं रहता है ना तो गड़बड़ होता है कभी कभी, अब आराम से कर पाएंगे। देखो लैम्बडा ई की जगह अपन लिखेंगे लैम्बडा, लैम्बडा प्रोटॉन फाइंड करना है, ये दे रखा है 3 अंडर रूट कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। अब इसको अरेंज करो आप, आपको लैम्बडा प्रोटॉन चाहिए ना, तो लैम्बडा एज इट इज, स्मॉल एम ऊपर आएगा, कैपिटल एम नीचे आएगा, ये 3, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये लैम्बडा प्रोटॉन, लैम्बडा प्रोटॉन, ठीक है, तो ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है, डी नहीं है, ये नहीं है, सी वाला ऑप्शन आएगा, लैम्बडा बाय 3 स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ये किसकी वेवलेंथ है, प्रोटॉन की। होप स्क्रीन पे सब क्लियर दिख रहा है, चलो सही है। अब इसमें शायद एक और आखिरी क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला है, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज बाय 30%, समझना इसको, फ्रीक्वेंसी कितना इंक्रीज कर दिया, 30%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम, यहाँ से यहाँ तक द वर्क फंक्शन, पहले काइनेटिक एनर्जी थी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गई 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज की, 30%, मतलब जो भी पहले फ्रीक्वेंसी थी उसका 30% से बढ़ा दिया, यानी F2 कितना आएगा, 1.30 F1, और अपने को क्या बताना है, वर्क फंक्शन, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल पे पहले F1 फ्रीक्वेंसी से हिट किया, बाद में F2 फ्रीक्वेंसी से हिट किया, तो F2 के टाइम पे एनर्जी इतनी है, और F1 के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अलग अलग होगी ना, तो ये दे रखा है आपने, चलो इसको सॉल्व कर दें।
तो एक काम करते हैं, ये ईवी दिया है ना, तो लिखते हैं पहले ई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ई वन मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वन की, मैं इसको के ई लिखता हूँ, के ई वन और ये के ई टू। तो के ई वन क्या होगा, क्योंकि ई मतलब फोटोन की एनर्जी भी समझते हैं ना, के ई वन होगा ई माइनस फाइव, बराबर। जो पहला फोटोन है वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो यही लिखने का एक तरीका है। तो बारी बारी लिखते हैं, के ई वन होगा एच एफ वन माइनस फाइव, और के ई टू होगा एच एफ टू माइनस फाइव, बराबर। दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन आएगा, बस ये दो इक्वेशन दो अननोन है मेरे ख्याल से, वन और टू। एक रिलेशन हमें ये पता है ना, एफ टू इज 1.30 टाइम्स एफ वन। ध्यान देना, दोनों को ऐड करते हैं। के ई वन हमें पता है, के ई वन कितना है 0.4, के ई टू कितना है 0.9। भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं क्या करूँ, ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान देना भाई, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो इक्वेशन लिखी यहाँ से, के ई वन का वैल्यू ये, के ई टू का, अब इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल होगा ना दोनों को। तो ये किया, यहाँ क्या बचा, एच, ब्रैकेट में रहेगा एफ वन प्लस एफ टू, बराबर। तो यहाँ फाइव रह जाएगा ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा -25। ये एक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें दो अननोन है। कौन से दो अननोन है, एफ वन एफ टू का एक रिलेशन पता है, तो 0.4 और 0.9, ये कितना, 9 10 11 12 13, 1.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और h इज, लेट इट बी h। f1 की जगह ये जो f2 है, इसमें आपने 1.30 रखा, 1.30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.30 f1 -25। इसको आप एक इक्वेशन बोलो 1, दिस इज इक्वेशन 1। थोड़ा इसको इधर मूव करते हैं, ये इक्वेशन 1 है। ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो इसमें दो अननोन है ना, f1 और फाइव। हमें फाइंड क्या करना है, फाइव फाइंड करना है। तो f1 पहले निकाल लेते कितना होगा। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फाइव निकल जाएगा। तो जूम आउट करते थोड़ा, ठीक है, ताकि अपने पास स्पेस मिले अपने को, है ना। ये 1 + 2 किया, अब अभी अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 - 2 या 2 - 1 करते हैं ना, बड़ा नंबर 2 है, के 2 का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो प्लस में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। 2 - 1, तो ध्यान देना, के 2 - के 1, के 2 - के 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा,